नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। पीएम इब्राहिम साबिक मरकजी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, इलेक्शन में लाखों रुपयों का खर्चा मुतवल्ली के वोट को खरीद करके जो वक्फ बोर्ड का इलेक्शन चला, क़यामत के आसार में सबसे बड़े आसार हैं ये। मजीद ये भी कहा, सियासत में करप्शन चलता है, लेकिन अल्लाह के घर और अल्लाह के नाम के पैसे, मस्जिद के पैसे और कब्रस्तानों के पैसे, इसमें घपला शुरू हुआ तो हम जैसे लोग खामोश नहीं बैठ सकते। आइए जानते हैं तस्वीर से। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद रियासत कर्नाटक में जो औक़ाफ़ वक्फ बोर्ड शायद तारीख़ में इतने इल्ज़ामात और इलेक्शन में लाखों रुपए का खर्चा मुतवल्लियों के वोट को खरीद कर जो इलेक्शन चला, क़यामत के आसार में सबसे बड़े आसार हैं ये। बीजेपी वाले जो वक्फ बोर्ड के बारे में कह रहे थे, इनके करने को उनके कहने को दोनों आपस में तालमेल मिल रहे हैं। करप्शन 30%, 40%। रियासत कर्नाटक की हुकूमत से चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है, तो जैसे उनको पता चला, चेयरमैन का इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। जनाब ज़मीर अहमद साहब मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। मैं ही उनको सियासत में लाया जनता पार्टी के थ्रू। शायद उनको ये पता है या नहीं, मैं तो कह नहीं सकता। उनसे भी मेरी आजिज़ाना गुजारिश यही है कि आप इस कौम का कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पिछले 10 साल की वक्फ बोर्ड की कारगुजारी की सीओडी से इंक्वायरी कराइए। वक्फ बोर्ड के काम, वक्फ बोर्ड का इलेक्शन, आखिरकार ये कहीं ना कहीं कौम को जो सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलना ज़रूरी है। तो सिद्धरामैया साहब को मैं खुसूसन दरख्वास्त करता हूँ, चीफ मिनिस्टर को, इंक्वायरी करें। हाल में मैं काफ़ी यूट्यूब्स वगैरह देखा, काफ़ी उबैदुल्ला शरीफ जैसे सीनियर लीडर और हमारे अशरफ साहब सिराकी और चित्रदुर्ग के लोग खुद मेरे पास आए। इतने एलिगेशंस, हालांकि मैं सुन के दंग रह गया। सियासत के अंदर करप्शन चलता है, लेकिन अल्लाह के घर और अल्लाह के नाम के पैसे, मस्जिद के पैसे, कब्रस्तान के पैसे, इसमें अगर
घपला अगर शुरू हुआ तो हम जैसे लोग खामोश बैठ नहीं सकते। मैं पहली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ वक्फ बोर्ड का, गुलबर्गा के सज्जादे, बिल्कुल नौजवान इस्लामिक स्कॉलर, हाफिज कुरान, वो जब नॉमिनेशन डाले तो उनके खिलाफ जब कैंडिडेट्स आए तो मैं फौरन कहा नहीं, इनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालना चाहिए, अनकंटेस्ट करना चाहिए। हुआ नहीं तो मैं खुद मैदान में उतरा। पूरे रियासत घूमने के बाद जो है अल्लाह ताला जो है उनको कामयाब बनाया। अब जहाँ का चेयरमैनशिप का है, जो नॉमिनेशन किए हैं, लिस्ट को देख के हैरान भी हुआ, ताज्जुब भी हुआ। चीफ मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है, जिन जिन लोगों को आप नॉमिनेट किए हैं उन तमाम का आप इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मंगाइए। उनके अखलाक, उनके किरदार, कौन कितने पैसे वक्फ बोर्ड से ग्रांट लिया, कैसा इस्तेमाल किया, कितने करोड़ लिया, कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ, इसका हिसाब किताब क्या है, ये सब जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पुलिस, जज, मुलजिम तीनों एक ही हैं। तो मैं इस उम्र में खामोश बैठूंगा नहीं। पूरी रियासत के अंदर मुझे उतरना पड़ेगा और एहतजाज करना पड़ेगा। तमाम कौमी इदारों से मेरी अपील है, सब इलेक्शन के टाइम पे फतवे देते हैं, अब वो इदारे फतवे देने वाले उतरे, जांच करें, पूछें, हुकूमत से हिसाब पूछें कि औकाफ की हालत क्या है, क्यों क्या हुआ है। उन तमाम को मैं कहता हूं, अल्लाह के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यहां से बच सकते हैं दुनिया से, लेकिन खुदा की अदालत से आप बच नहीं सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्फ 1400 साल पहले हुआ, आज भी चल रहा है मदीना शरीफ के अंदर, मक्के के अंदर। कई सारे हमारे आबा व अज़दाद अल्लाह के नाम पे वक्फ किए हैं, खैरात किए हैं। ऐसी चीज़ों में खाने वाले शायद शैतान भी शर्मा रहा होगा इनके करतूतों को देखकर। इंशाअल्लाह इन तमाम हज़रात से अनकरीब मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा और मिलूंगा और आगे का राय अमल तय करेंगे हम लोग। एक जो है कोर्ट को यस, अगर हुकूमत इंक्वायरी नहीं करी तो मैं खुद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा कि सीबीआई के थ्रू जांच हो वक्फ बोर्ड की पिछले 10 साल की कारकर्दगी की। अनवर मानीपाड़ी का रिपोर्ट, मेरा नाम उसमें शामिल किए थे, मैं खुद केस डाला था, कोई कोर्ट को आया नहीं। मैं आज भी कहता हूं, मुझे मिलाकर सीबीआई इंक्वायरी करो। अगर आप वो नहीं करते तो मैं खुद हाई कोर्ट को जाऊंगा और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा नाम मिलाकर जो है 10 साल से जो हुआ है औकाफ के अंदर
उसकी पूरी तरह से जो है इंक्वायरी हो और सच्चाई हकीकत जो है अवाम उन्नास के सामने आए। और बजट हमारे एमएलए से, मिनिस्टरों से मेरी यही दरख्वास्त है, कांग्रेस पार्टी जो वादा की थी 10,000 करोड़ का, अब बजट पेश हो रहा, ₹3.5 लाख करोड़ का बजट है, 20% हमारी आबादी है, दलित को 30,000 करोड़ है, बैकवर्ड को 20,000 करोड़ है, उनको 18% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, हमको सिर्फ 3% लो। वो 10,000 करोड़ कैसा खर्चा करना, मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होकर एक प्रोग्राम बना के रखा हूँ, अभी वो विधानसभा में है, उसको निकालें, उसके तहत अगर खर्च करें तो 10 साल के अंदर किसी घर में एक अनपढ़ बच्चा नहीं मिलेगा। हर एक बच्चा 12वीं क्लास तक मुफ्त तालीम पाएगा। सबसे बड़ी चीज तालीम है। आज कौम को तालीम की जरूरत है। 12वीं क्लास तक अगर आप दे दो उसे, तो वो जो है खुद ब खुद फ्यूचर जो है, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो अपने कदमों पे खड़ के जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिख के आगे आएगा। इसी मकसद से अकामती स्कूल जो है 95 में मैंने शुरू किया था, आज वो जो है मोरारजी देसाई स्कूल बन गया है। उसका कॉन्सेप्ट भी, मेरी दरख्वास्त यही है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मातहत वो स्कूलें लें और डायरेक्ट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उन स्कूलों को चलाएं, जब जाके कौम को कुछ रिजल्ट मिलता है। वरना मोरारजी देसाई स्कूल में तालीम की तालीम तो बराबर मिल भी नहीं, बल्कि तरबियत तक नहीं है वहाँ पे। अगर आप खुद चलाएंगे तो तालीम भी होगी, तरबियत भी होगी। इस्लाम तालीम के साथ साथ तरबियत की अहमियत देता है। बिना तरबियत के कोई तालीम काम नहीं आएगी। तो इसलिए इस बजट में मुझे उम्मीद है, मैं तो एमएलए एमएलसी कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो अपना असर इस्तेमाल करें, चीफ मिनिस्टर से मिलें और मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए साल का अपने बजट में लें। प्लेस क्यों नहीं हुआ, वजह क्या है मालूम होना है। हम जानना चाहते हैं यूटिलाइज क्यों नहीं हुआ। यूटिलाइज ना होने की वजह क्या है? क्या फंड रिलीज नहीं हुआ? रिलीज होने के बाद खर्चा नहीं हुआ? हमारे ज़माने में तो नहीं था। असलात मिनल गबन, अब पूरा स्कीमा इनुज। अभी 30% 40% पूछेंगे तो फिर कंट्रैक्टर कौन आएंगे काम करने? कई जगह कोई माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट का काम लेने तैयार नहीं है, इतने पैसे नहीं है सब हमारे पास देने, हम ना नको बोल रहे। तो इसलिए मैं हालात और बिगड़ने ना दें, काफ़ी बिगड़ चुके हैं, लेकिन मैं आंखों पे पर्दा डाल के बैठ भी नहीं सकता। मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हम लोग मैदान में उतरेंगे। नंबर 1 पॉपुलेशन इस कौम का। आबादी कितनी है? आबादी कितनी है बताओ।
मुझे आज भी यकीन है सिद्धरामैया साहब इस कौम के साथ इंसाफ करेंगे। इसी तवक्को के साथ आपके ज़रिए हुकूमत को और अवाम को मेरे नज़रियात को उनके सामने रखा हूँ। आप MLA हूँ, बात करते हैं। खासकर माइनॉरिटीज के मिनिस्टर क्यों खामोश है? मिनिस्टर हो, MLA हो, MLC हो, क्यों खामोश है? आप उनसे डायरेक्ट पूछो, मैं क्या बोलूँ। थोड़े पॉलिटिकल पार्टीज नाराजगी जताएं कि उनको बुलाए नहीं, जैसे WFI, STPI और उलमा इकराम को नहीं बुलाया, बोलते नाराजगी जताएं। CM सबको बुला के बात कर रहा, हमें बात नहीं कर रहा। फैसला अनकरीब होगा। और ये भी एक मेरी दरख्वास्त है पूरे उलमा कराम से, मुस्लिम तंजीमों से, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तीसरी ताकत की ज़रूरत है क्या? आप अपनी राय दीजिए। क्योंकि तीसरी ताकत बना के अगर हम निकले आइन इलेक्शन के टाइम पे फतवा दे देते हैं, B टीम C टीम बोलते। हाँ, तो इस फतवों से जो है कौम बर्बाद हो जा रही है। तो इसलिए आप माइंड बनाओ। कांग्रेस के साथ जाना है, चलो कांग्रेस के सामने बात रखो। अगर तुमने इज्जत मिल रही वहाँ पर, अगर तुम्हारी बात मान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं मान रहे तो आगे क्या करना है? इसके लिए आप मीटिंग बनाओ। जमात इस्लामी वाले बोले इलेक्शन के पहले फिरे गए सब, मुतहद्दा माज वाले इलेक्शन के टाइम पर फतवा दिए। अब आओ बाहर, अब बोलो क्या करना है हमको आगे। क्या कांग्रेस के साथ जाना है कौम, या तीसरी ताकत बन के अपने विकार को, अपने वजूद को बचाना है? करना क्या है? इसका सवाल का जवाब इंशाअल्लाह मुझे तंजीमें अवाम के सामने देंगी। और मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप खुद एक बुलाओ ना तंजीम को सबको। देखेंगे, मैं उनको मौका दिया हूँ, क्योंकि ये ना चले कि भाई इब्राहिम साहब अपनी लीडरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बुलाओ, मैं आता हूँ। अगर आप नहीं बुलाए तो फिर मुझे रमज़ान के बाद मैं खुद बुलाता हूँ। MLA फोरम जो कर्नाटक का मुस्लिम MLA फोरम है, वो नाराज हैं कि सिर्फ एक आदमी पूरी गवर्नमेंट चला रहे, मुसलमान दूसरे की चलती नहीं और दूसरों को आगे बढ़ने दे रहे। क्या बोलते अब उन्होंने MLA है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी पार्टी, उन्हें जाना होता है। बाजू घर के वाले की जोरों का लेक मैं क्या करूँ जी। वो मरद जोर उनका किस्सा, वो मैं क्या करूँ। सर आपको क्या लगता है कांग्रेस जो वादे की थी वो वादे पूरे हुए क्या? तुम्हें बोलो 4% का क्या हुआ? हिजाब का क्या हुआ? DJD ने बहुत सारे वादे किए। DJD का क्या हुआ? पूछना कौन? यही तो पूछना है। आप बात करें तो बीजेपी का बहाना दिखाते। ये कौम ना बीजेपी को डरे ना उसके बाप को डरेगी। 11 साल से मोदी है, उन्हें उसका प्रोग्राम कर रहा, लेकिन उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। और कर्नाटक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है ये। हम जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे हक के वास्ते।